सन 1857 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तेजी से फैल रहा था। कभी व्यापार करने के बहाने भारत में आई ये कंपनी अब एक विशाल साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अनेक भारतीय रियासतें या तो अंग्रेजों के अधीन हो चुकी थी या उनके दबाव में थी। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, व्यापारियों का शोषण होता था और भारतीय उद्योगों को नष्ट किया जा रहा था। बंगाल, अवध, झांसी, नागपुर और अनेक क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी नीतियों से त्रस्त थे। गांवों में किसान अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि शहरों में कारीगर बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। भारतीय सैनिक, जिन्हें अंग्रेज सिपाही कहते थे, भी अपने अधिकारियों के भेदभावपूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को कम वेतन देते थे और उन्हें अपने से निम्न समझते थे। धीरे धीरे पूरे देश में असंतोष की आग सुलग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आग जल्द ही एक भयंकर ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली है। अंग्रेजों की सबसे विवादास्पद नीति थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता था। भारतीय परंपरा में गोद लिए गए पुत्र को भी उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अंग्रेज इस परंपरा को नहीं मानते थे। इसी नीति के कारण झांसी, सतारा, नागपुर और कई अन्य राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब रानी से झांसी छोड़ने को कहा गया तो उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। केवल रानी ही नहीं, बल्कि अनेक राजाओं और नवाबों को लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे उनकी सत्ता समाप्त कर देंगे। ये भय और अपमान बाद में 1857 की क्रांति के लिए एक बड़ा कारण बना। सैनिकों के भीतर असंतोष सबसे अधिक बढ़ रहा था। भारतीय सिपाहियों को विदेशी भूमि पर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें अपने धर्म और परंपराओं की चिंता थी, लेकिन अंग्रेज उनकी भावनाओं को महत्व नहीं देते थे। सेना में ऊंचे पद केवल अंग्रेजों को दिए जाते थे, जबकि भारतीय सैनिकों को केवल आदेश मानने के लिए रखा जाता था। धीरे धीरे सैनिकों के बीच ये भावना विकसित होने लगी कि वे अपने ही देशवासियों को गुलाम बनाने वाली शक्ति की सेवा कर रहे हैं। सैनिक छावनियों में गुप्त चर्चाएं होने लगी। लोग फुसफुसाकर अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं बनाने लगे। देश भर की छावनियों में एक अदृश्य बेचैनी फैल चुकी थी। ऐसा लगता था कि किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी पूरे वातावरण में छा गई है। इसी बीच अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल सेना में लागू की। इस राइफल के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। जल्द ही ये खबर फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र माना जाता था। इसलिए ये समाचार सुनते ही सैनिकों में भारी आक्रोश फैल गया। अंग्रेज अधिकारियों ने इन अफवाहों को झूठ बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये घटना उस चिंगारी की तरह साबित हुई जिसने वर्षों से जमा बारूद को आग लगा दी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक सैनिक ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ खुले विद्रोह का बिगुल बजा दिया। जब उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने अंग्रेज सैनिकों पर गोली चला दी। पूरा वातावरण तनाव से भर गया। यद्यपि मंगल पांडे को बाद में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनके साहस ने हजारों सैनिकों के दिलों में विद्रोह की आग जला दी। उनकी शहादत एक प्रतीक बन गई। अब सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना संभव है। मंगल पांडे का नाम धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा और वे स्वतंत्रता के पहले महानायक के रूप में उभरकर सामने आए।
10 मई 1857 को मेरठ में वो घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। अंग्रेजों ने 85 भारतीय सैनिकों को कारतूसों के विरोध के कारण कठोर दंड दिया था। इससे सैनिकों में क्रोध चरम पर पहुंच गया। शाम होते होते सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ दी गई, कैदियों को मुक्त कर दिया गया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला शुरू हो गया। शहर में अफरातफरी मच गई। लोग घरों से निकलकर विद्रोहियों का समर्थन करने लगे। वर्षों का दबा हुआ गुस्सा अचानक विस्फोट बनकर सामने आया। मेरठ की सड़कों पर स्वतंत्रता के नारे गूंजने लगे। ये केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, ये जनता और सैनिकों का संयुक्त विद्रोह बन चुका था। मेरठ से विद्रोही सैनिक तेजी से दिल्ली की ओर बढ़े। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, भारत के अंतिम मुगल सम्राट को अपना नेता बनाना। जब विद्रोही दिल्ली पहुंचे तो वहां अंग्रेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। हजारों सैनिक लाल किले की ओर बढ़े और उन्होंने वृद्ध सम्राट बहादुर शाह जफर से नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध किया। शुरुआत में सम्राट हिचकिचाए, क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेजों से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जनता और सैनिकों के दबाव के आगे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक रूप से पूरे भारत के नेता घोषित कर दिए गए। दिल्ली में विद्रोह की सफलता की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर और बिहार तक विद्रोह की लहर पहुंच गई। गांवों और शहरों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। कई स्थानों पर किसानों ने कर देना बंद कर दिया और अंग्रेजी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई है। पहली बार भारतीयों को यह विश्वास होने लगा कि वे विदेशी शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं। स्वतंत्रता की आशा ने लोगों के मन में नया उत्साह भर दिया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने संभाला। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों द्वारा पेंशन बंद किए जाने से अत्यंत नाराज थे। उन्होंने बड़ी संख्या में सैनिकों और नागरिकों को संगठित किया। कानपुर में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। कई सप्ताह तक युद्ध चलता रहा। नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे ने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी रणनीतियों ने अंग्रेजों को कई बार मुश्किल में डाल दिया। कानपुर विद्रोह 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास का वो अध्याय लिखा जिसे आज भी साहस और वीरता का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने हार मानने के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने पुरुषों के समान कवच धारण किया, घोड़े पर सवार हुई और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। झांसी का किला कई दिनों तक युद्ध का केंद्र बना रहा। तोपों की गर्जना और तलवारों की टकराहट के बीच रानी ने अद्भुत साहस दिखाया। उनका प्रसिद्ध वाक्य, "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी," पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गया। झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर हो गई। जब दिल्ली, कानपुर और झांसी में विद्रोह की आग धधक रही थी, तब अवध की राजधानी लखनऊ भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज पहले ही सत्ता से हटाकर कलकत्ता भेज चुके थे। इससे अवध की जनता और सैनिकों में गहरा आक्रोश था। किसानों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी जमीन और सम्मान दोनों छीन रहे हैं। लखनऊ की गलियों में धीरे धीरे विद्रोह की योजनाएं बनने लगी। सैनिक, जमींदार, व्यापारी और आम नागरिक सभी किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब मेरठ और दिल्ली के विद्रोह की खबर लखनऊ पहुंची, तब लोगों के भीतर वर्षों से जमा गुस्सा विस्फोट बनकर बाहर आ गया। अंग्रेज अधिकारियों के निवास स्थानों और सरकारी कार्यालयों पर हमले शुरू हो गए। पूरे शहर में अशांति फैल गई। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए रेजिडेंसी में शरण ली, जहां हजारों सैनिक और नागरिक घेराबंदी में फंस गए। ये घेराबंदी कई महीनों तक चली
और लखनऊ 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया। शहर की संकरी गलियों, महलों और बागों में लगातार संघर्ष होता रहा। हर दिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन किसी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। लखनऊ के संघर्ष में एक ऐसा नाम उभरा जिसने साबित कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं थी। ये नाम था बेगम हजरत महल। नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद उन्होंने अवध के लोगों का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। बेगम हजरत महल केवल एक शासक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अपने राज्य और जनता के सम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं सेना तथा प्रशासन की कमान संभाली। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। उनके भाषणों में केवल सत्ता की बात नहीं होती थी, बल्कि मातृभूमि और सम्मान की रक्षा की पुकार होती थी। उनकी नेतृत्व क्षमता ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी कि एक महिला इतने प्रभावी ढंग से उनका सामना कर सकेगी, लेकिन बेगम हजरत महल ने यह साबित कर दिया कि जब देश और सम्मान की बात आती है तो साहस किसी एक लिंग का अधिकार नहीं होता। उधर बिहार की धरती पर भी स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के वृद्ध जमींदार कुंवर सिंह उस समय लगभग 80 वर्ष के थे, लेकिन उनके भीतर युवाओं जैसा उत्साह और साहस था। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर किया था, परंतु उनके मनोबल को नहीं। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता और सम्मान को कुचल रहे हैं, तब उन्होंने हथियार उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय किसानों, सैनिकों और ग्रामीणों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज अधिकारी ये सोचकर निश्चिंत थे कि इतनी अधिक उम्र का व्यक्ति उनका क्या बिगाड़ सकेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। कुंवर सिंह ने कई युद्धों में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने विद्रोह को बिहार में नई ऊर्जा प्रदान की। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि संघर्ष और आत्मसम्मान के प्रतीक बन गए थे। कुंवर सिंह की वीरता का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग तब सामने आया जब एक युद्ध के दौरान उनके हाथ में गोली लग गई। घाव इतना गंभीर था कि संक्रमण फैलने का खतरा था। किंवदंती है कि उन्होंने अपने घायल हाथ को स्वयं काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया ताकि शरीर में जहर न फैले। ये घटना चाहे जितनी भी कठिन और पीड़ादायक रही हो, लेकिन इसने उनके साहस को अमर बना दिया। घायल होने के बावजूद उन्होंने युद्ध जारी रखा और अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा। उनके लिए व्यक्तिगत पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण देश और स्वतंत्रता का सम्मान था। उनके सैनिक उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानते थे। हर युद्ध के बाद उनका सम्मान और बढ़ता गया। बिहार के गांवों में उनके साहस की कहानियां फैलने लगी और लोग उन्हें स्वतंत्रता का प्रहरी मानने लगे। 1857 की क्रांति के सबसे कुशल सैन्य नेताओं में से एक थे तात्या टोपे। वे केवल एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट रणनीतिकार भी थे। जब कई क्षेत्रों में विद्रोह कमजोर पड़ने लगा, तब तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अपनी सेना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचते थे और अचानक हमला करके अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते थे। अंग्रेज सेना उनके पीछे महीनों तक भटकती रही, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सकी। वे जंगलों, पहाड़ियों और गांवों का उपयोग अपने पक्ष में करते थे। उनकी चालाकी और युद्ध कौशल ने अंग्रेज अधिकारियों को परेशान कर दिया। कई बार ऐसा लगता था कि अंग्रेज उन्हें घेर चुके हैं, लेकिन वे किसी न किसी मार्ग से निकल जाते थे। उनकी रणनीतियों ने विद्रोह को लंबे समय तक जीवित रखा और अंग्रेजों को ये एहसास कराया कि भारतीय केवल भावनात्मक विद्रोही नहीं, बल्कि कुशल सैन्य नेतृत्व भी रखते हैं। इसी दौरान दिल्ली में संघर्ष अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका था।
अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः जीतने के लिए भारी सेना और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया। कई महीनों तक दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। लाल किले, कश्मीरी गेट और शहर की दीवारों के आसपास लगातार लड़ाई होती रही। विद्रोहियों के पास साहस तो था, लेकिन संसाधनों की कमी थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठित सेना और बाहरी सहायता थी। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर बड़ा हमला किया। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद शहर उनके नियंत्रण में आ गया। दिल्ली की हार विद्रोह के लिए एक बड़ा झटका थी। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। शहर के अनेक हिस्से नष्ट हो गए। मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय समाप्त होने लगा और स्वतंत्रता की पहली बड़ी आशा को गहरा आघात पहुंचा। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। वृद्ध सम्राट, जो कभी पूरे हिंदुस्तान के प्रतीक माने जाते थे, अब पराजित और असहाय स्थिति में थे। उनके पुत्रों और परिवार के कई सदस्यों को अंग्रेजों ने निर्ममता से मार डाला। बहादुर शाह जफर को मुकदमे के बाद निर्वासित कर बर्मा भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन अत्यंत दुख और अकेलेपन में बिताए। वे एक कवि भी थे और उनकी कविताओं में अपने देश से बिछड़ने का दर्द स्पष्ट दिखाई देता है। उनका निर्वासन केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि उस युग के अंत का प्रतीक था जिसमें मुगल साम्राज्य कभी भारत की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था। उनके जाने के साथ ही भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अभी भी संघर्ष कर रही थी। अंग्रेज सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन रानी ने हार स्वीकार नहीं की। जब झांसी का किला अधिक समय तक सुरक्षित रखना संभव नहीं रहा, तब उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ निकलकर ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। घोड़े पर सवार रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि से निकली। ये दृश्य भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने पुनः सेना संगठित की और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वे जानती थी कि अंग्रेजों की शक्ति अधिक है, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प ले लिया था। उनका साहस उनके सैनिकों के लिए आशा का स्रोत था। हर कोई जानता था कि ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास का निर्णायक क्षण है। जून 1858 में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना और विद्रोही सैनिकों के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। रानी स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतरी और अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंत निकट है, तब उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेज उनके शरीर को अपमानित न कर सके। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें अमर बना दिया। वे केवल झांसी की रानी नहीं रहीं, वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे महान प्रतीकों में से एक बन गई। आने वाली पीढ़ियों ने उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा ली। 1858 तक आते आते 1957 की क्रांति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के पास एकीकृत नेतृत्व नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेता अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई केंद्रीय कमान नहीं थी। आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। कई भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे विद्रोहियों की स्थिति और कमजोर हो गई। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास संगठित सेना, बेहतर संचार व्यवस्था और पर्याप्त आर्थिक संसाधन थे। इन परिस्थितियों के कारण अंततः क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन यद्यपि ये सैन्य रूप से सफल नहीं हुई, फिर भी इसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। इसने पहली बार पूरे देश को एक साझा उद्देश्य, स्वतंत्रता, के लिए प्रेरित किया।
इस संघर्ष ने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी और भारतीयों के मन में ये विश्वास जगाया कि विदेशी शासन को चुनौती दी जा सकती है।